सबसे पहले आपको बता दें, चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर पेंच फंस गया है और यमुनोत्री धाम के स्लॉट फुल होने की वजह से होटल एसोसिएशन काफी नाराज दिख रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पुरी का कहना है कि जब तक यात्रियों का कोटा ही तय नहीं है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक क्यों लगाई गई है। साथ ही ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी मांग उठाई गई है। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए भारती सकलानी हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। भारती, अब एक बड़ी चुनौती जो प्रशासन के सामने, जो सरकार के सामने है कि चारधाम यात्रा को भली भांति संपन्न कराया जाए। और इससे पहले हमने देखा इलेक्शन में लगातार गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था, लेकिन अब इलेक्शन भी खत्म हो गए। तो ऐसे में जो डिमांड की जा रही है, जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की डिमांड की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पहाड़ में पहुंचे, रोजगार बढ़े, पर्यटन का कारोबार भी आगे बढ़े। देखिए सीनम, ये समस्या हर साल आती है। जब भी चारधाम यात्रा शुरू होती है या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाती है, खोली जाती है, हर बार ये समस्या देखने को मिली है कि शुरुआती दौर में ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भरमार देखने को मिलती है। अब तक की अगर मैं बात करूं, 14 लाख के पार हो चुका है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा। और सबसे ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं उन लोगों के लिए जो जैसे ही अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट बुक करते हैं और वहाँ पर वो स्लॉट को फुल देखते हैं, तो उसके बाद वो अपना रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं पाते हैं। बस इसी बात को लेकर ये आपत्ति उठाई जा रही है। होटल एसोसिएशन इस बात को लेकर नाराज़ हैं। हम अगर अब बात करें हेली सेवाओं की, तो वो भी जून तक की फुल जा रही हैं। शनिवार को ही यहाँ पर खोली गई ऑनलाइन हेली बुकिंग की फैसिलिटी, लेकिन वो भी पूरी फुल हो चुकी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही सीएम को ये चिट्ठी लिखी गई है कि जब आपका आंकड़ा पूरा नहीं है, अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि कितने लोग वहाँ पर जा सकते हैं, तो फिर बंद नहीं किया जाना चाहिए। और इसी बात को लेकर नाराज़गी जाहिर की जा रही है। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका, भारती सकलानी। आगे बढ़ते हैं। 10 मई से केदारनाथ धाम और 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहे हैं। बीते साल इन दोनों धामों में वीआईपी दर्शनों के लिए बद्री केदार मंदिर समिति ने एक व्यवस्था शुरू की थी और हर वीआईपी से 300 रुपए का शुल्क तय किया गया था, जिसके बाद बीते साल समिति की कमाई करीब 1.5 करोड़ रुपए हुई। लेकिन इस बार इस व्यवस्था में वीआईपी के लिए प्रोटोकॉल रखा गया है। जिला प्रशासन जिस वीआईपी प्रोटोकॉल को भेजेगा उसी को वीआईपी दर्शन कराए जाएंगे। वर्ष लागू किया था और इसका बहुत अच्छा परिणाम भी सामने आया था और इस वर्ष भी हम ये प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। देखिए, उसको कैटेगराइज ये करते हैं कि जिन व्यक्तियों के प्रोटोकॉल आते हैं, जो प्रोटोकॉल के तहत में आते हैं, विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभाव जो प्रोटोकॉल के तहत में आते हैं, जिनका कि शासन और प्रशासन के माध्यम से जो प्रोटोकॉल हमको प्राप्त होते हैं या शासन प्रशासन को प्राप्त होते हैं, उनको हम विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभाव मानते हैं। चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ में मोदी गुफा को लेकर आकर्षण बना हुआ है और मोदी गुफा 15 जून तक के लिए बुक हो चुकी है। पिछले यात्रा सीजन में मोदी गुफा से 3 लाख की कमाई हुई थी। साल 2019 में पीएम मोदी इस गुफा में एक रात के लिए रुके थे। केदारनाथ की मोदी गुफा में असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा भी यहां पर मौजूद रहेंगे। रिनिकी भुयान शर्मा के नाम से गुफा 9 और 10 मई को बुक कराई गई थी, जहां पर वो ध्यान और योग करेंगी। रिनिकी पहले भी कई बार केदारनाथ आ चुकी हैं। तो 15 जून के लिए मोदी गुफा बुक हो गई है केदारनाथ में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तप करते नजर आए थे। 2019 में इसी गुफा में एक रात रुके थे पीएम और अब यहीं पर आकर्षण का केंद्र बढ़ता जा रहा है और यहां पर रिनिकी भी अब रुकेंगी, जो कि हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी है, और योग और ध्यान वो यहां पर करेंगी। राज्य में लोकसभा के चुनाव हो गए हैं, लेकिन अब भी आचार संहिता से काम में दिक्कतें हो रही हैं। आचार संहिता के चलते विकास कार्य प्रभावित हैं।
तो पर्यटन सीजन के टेंडर भी नहीं हो पाने की वजह से नैनीताल पालिका में दिक्कतें बनी हुई हैं। सिर्फ पालिका ही नहीं बल्कि जिला पंचायत और अन्य विभागों में भी यही परेशानी बनी हुई है। हालांकि नैनीताल पालिका चुनाव आयोग से स्पेशल अनुमति की मांग कर रहा है, जिससे पार्किंग के टेंडर के साथ कूड़ा उठने से लेकर डोर टू डोर कलेक्शन के टेंडर हो सके। वहीं पार्क के सौंदर्यीकरण को भी कराया जा सके, इसको लेकर भी परमिशन मांगी गई है। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। वीरेंद्र, किस तरह की दिक्कतें आ रही है? आचार संहिता की वजह से किस तरह से पर्यटन कारोबार प्रभावित हो रहा है, जरा विस्तार से बताइए। देखिए सीनम, जिस तरह से पहले चरण में मतदान हो चुका है और लेकिन आचार संहिता 4 जून तक लागू रहेगी, लेकिन खास तौर पर जो पर्यटन के लिए कामकाज होने हैं, टेंडर व्यवस्थाएं होनी है, चाहे वो पार्किंग को लेके हो या कूड़ा उठाने को लेके हो या डोर टू डोर जो कूड़ा उठाने की दिक्कतें हैं उनको लेके नैनीताल पालिका में दिक्कतें जरूर हैं। जिला पंचायतों को भी पूरे इलाके में पार्किंग या तमाम व्यवस्थाएं की जानी है, तो वो भी एक परेशानी उन लोगों के लिए बन रहा है, क्योंकि आचार संहिता के चलते टेंडर नहीं हो पा रहा है। हालांकि जो नैनीताल पालिका है वो चुनाव आयोग से स्पेशल परमिशन की मांग कर रहा है कि अगर उनको इस तरह की परमिशन अगर दे दी जाए तो पर्यटन में सुविधाओं का विस्तार या जो सौंदर्यीकरण के काम हैं या जो पर्यटकों के लिए व्यवस्थाएं की जानी है उनके टेंडर फ्लोट किए जा सके और आसानी से सारे काम किए जा सके। हालांकि कमावेश यही स्थिति पूरे राज्य में है। आने वाले दिनों में 4 धाम यात्रा होनी है, इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा होनी है, तो यही दिक्कतें यात्राओं की भी पूरे राज्य में पड़ रही है। जो अन्य जिले हैं, चाहे वो उत्तरकाशी हो या रुद्रप्रयाग हो या पिथौरागढ़ हो या अल्मोड़ा हो, उन जिलों में भी इस तरह के काम इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो ये मांग की जा रही है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से आचार संहिता का प्रभाव रहेगा तो विकास कार्य कैसे होंगे। छोटे छोटे जो काम स्वीकृत हैं या पैसा जिनके लिए स्वीकृत है वो तो प्रशासन अपने स्तर पर करा रहा है, लेकिन जिन चीज़ों पर अभी टेंडर फ्लोट किए जाने हैं, कुछ काम होने हैं, आपदा के कुछ काम नहीं हो पाए हैं, उनको लेके भी चीज़ें आगे बढ़नी है, तो वो भी एक चुनौती बन रहा है। क्योंकि जिस तरह से 4 जून को आचार संहिता खत्म होगी, उसके बाद राज्य में निकाय चुनाव होने हैं, उसके बाद पंचायत चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट जो राज्य के काम हैं उन पर पड़ रहा है। तो नैनीताल पालिका ने स्पष्ट तौर पर चुनाव आयोग को ये कहा है कि अगर उनको ये अनुमति मिलती है तो पार्किंग के जो टेंडर हैं वो कर सकेंगे, जो टूरिस्ट है उसको उसका लाभ मिल सकेगा। पालिका का एक तर्क ये भी है कि जो उनके सफाई कर्मचारी हैं या जो तमाम अलग अलग चीज़ों में काम में लगे हुए हैं, उनको उन्होंने जो पार्किंग वो खुद चला रहे हैं उनके लिए उन्होंने डिप्यूट किया है, तो उससे जो अन्य काम है, चाहे वो सफाई का हो या वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये टेंडर हो जाते हैं तो पालिका के लिए एक मुसीबत कम होगी। जिला पंचायत को भी जो रूसी बाईपास है या नारायण नगर है या अलग अलग स्थानों पर जो पर्यटन सीजन की तैयारियां करनी है वो भी नहीं हो पा रही है। तो चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट की जा रही है कि उनको परमिशन अगर मिलती है तो आने वाले दिनों में ये जो पर्यटन सीजन चुनौती प्रशासन के लिए बना हुआ है उसको आसानी से कर दिया जाए। सीनम, ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका वीरेंद्र बिष्ट। आगे बढ़ते हैं। रुड़की में लड़की की गोली मारकर हत्या की गई है। मामूली सी कहासुनी के बाद लड़के की हत्या हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के कोहा हेड़ी का ये मामला बताया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल ऋषिकेश एम्स के कार्यक्रम में शामिल हुए और एम्स का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था, जहां पर राष्ट्रपति ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति पहुंचे और गोल्ड मेडलिस्ट को उनकी डिग्री बांटी। एम्स में हुए कार्यक्रम के बाद देर शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गंगा आरती में भी शामिल हुई और परमार्थ निकेतन घाट पर गंगा आरती में राष्ट्रपति ने शिरकत की और गंगा पूजन भी किया। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून के FIR के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर करारा हमला किया है। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजनकारी रही है, इनकी नीति तुष्टीकरण की रही है और देश में 60 साल में सिर्फ एक वर्ग विशेष के वोट बैंक की चिंता की और अब कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच नजर आती है। सीएम धामी ने कहा कि पूर्व PM मनमोहन सिंह ने भी अपने इसी सोच को अपने एक भाषण में कहा था कि आर्थिक संसाधनों पर पहला अधिकार एक वर्ग विशेष का होगा।
इससे सिर्फ कांग्रेस का विकास और बाकी सबका विनाश होगा। कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजन की रही है, विभाजनकारी सोच रही है, तुष्टीकरण की इनकी नीति रही है और देश में 60 सालों के अंदर इन्होंने एक विशेष वोट बैंक की चिंता करी है और वही आज इनका जो घोषणा पत्र जारी होता है उस घोषणा पत्र में भी और इनके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी ने भी अपनी वो सोच एक अपने भाषण में देश के सामने रखी थी कि संसाधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर जो सबकी मेहनत की कमाई होगी उस पर समानता से पहला अधिकार एक वर्ग विशेष को देने की बात करी। ये निश्चित रूप से इनकी तुष्टीकरण की नीति है, वोट बैंक की राजनीति है, विभाजनकारी नीति है। बीजेपी में ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग के बाद अब झगड़े भी सामने आने लगे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए विधायक किशोर उपाध्याय और हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वाले कांग्रेस नेता दिनेश धनई में आमने सामने की लड़ाई छिड़ गई है। किशोर उपाध्याय ने दिनेश धनई पर आरोप लगाया कि उन्होंने पार्टी मीटिंग में ये कहकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की कि उनके और उनके समर्थकों के टीएचडीसी में करोड़ों के ठेके चल रहे हैं। नाराज किशोर उपाध्याय ने बाकायदा टीएचडीसी कार्यकारी निदेशक को पत्र लिखकर गुजारिश की कि वे बताएं कि टीएचडीसी में कौन कौन से ठेकेदार काम कर रहे हैं। इससे पहले लोहाघाट पे कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के भतीजे आनंद अधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन की तो पार्टी के पूर्व विधायक पूरन परत्याल ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे, जबकि चमोली में राजेंद्र भंडारी का विरोध हुआ। वहीं पौड़ी में दिलीप रावत की तरफ से अनुकृति रावत का भी विरोध हो रहा है। बीजेपी ने अपने लोकसभा मैनिफेस्टो में कहा है कि देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसकी सफलता असफलता ही अब बीजेपी के मैनिफेस्टो में किए गए वादे का भविष्य तय करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड राम मंदिर और धारा 370 की तरह बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है, जिसे इस बार सेंट्रल बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। यानी इस बार भी बीजेपी सत्ता में आई तो वो सीएए की तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का इरादा रखती है, लेकिन इसके लिए भी उसकी नजर उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लगी रहेगी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद उसके राजनीतिक और सामाजिक परिणाम क्या रहते हैं, इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि बीजेपी यूसीसी पर हार्डकोर लाइन लेती है या फिर सॉफ्ट रहती है। नहीं, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि हम यूसीसी लागू करेंगे। हमने उत्तराखंड के विधानसभा के संकल्प पत्र में कहा था कि हम यूसीसी लागू करेंगे। हमने लागू किया है, यहाँ पर नियमावली उसकी बन रही है, कानून उसका पास हो गया है। ऐसे केंद्रीय संकल्प पत्र में हमने कहा है, तो अब 4 जून के बाद जब हमारी सरकार आएगी तो हम उसको लागू। उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी साल मार्च में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन चुका है, लेकिन अभी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसके लिए अभी 5 सदस्यीय कमेटी नियमावली बनाने का काम कर रही है। नियमावली बन जाने के बाद सरकार इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी और उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। भी देश के अंदर आचार संहिता लगी है, तो आचार संहिता के कारण उसको लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने वाला राज्य बनेगा। अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तराखंड एक शांत प्रदेश है। यहाँ हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, इसीलिए बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सबसे पहले उत्तराखंड को चुना। बिना किसी शोर शराबे के यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हुआ, विधानसभा से पास हुआ और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। इसके बाद सेंट्रल बीजेपी ने इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने का फैसला किया। अब बीजेपी रणनीतिकारों को इसके लागू होने के बाद के रिपोर्ट कार्ड का इंतजार है, जो तय करेगा कि यूसीसी देश भर का हिस्सा बनेगा या इसे राज्यों पर छोड़ दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। सरकारी सिस्टम और अफसर कांग्रेस को हल्के में ना लें, वक्त कांग्रेस का भी आएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद ये बात उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेता भी कहने लगे हैं, जबकि बीजेपी का ये कहना है कि सिस्टम कौन चलाएगा ये वक्त बताएगा।
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव निपट चुका, लेकिन सियासत जारी है। सोमवार को पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि राजनीतिक कारणों से अगर हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया गया तो समय हमारा भी आएगा। 2027 में कांग्रेस सत्ता में आएगी और ये उत्पीड़न करने वाले अफसर अगर कार्यकर्ताओं ने चिन्हित कर लिए तो बड़ी मुश्किल होगी। मतलब साफ है कि जो बात राहुल गांधी ने देश को लेकर कही, वही बात कांग्रेस नेता प्रदेश में अफसरों को कहने लगे हैं। स्वाभाविक बात है, जो लोग इस तरीके का कृत्य करेंगे, तो जब हम सरकार में आएंगे तो उसकी जांच होगी। जांच के उपरांत जो है दोषियों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। बदले की भावना से निर्दोष लोगों पर अगर कार्रवाई होगी तो फिर सत्ता में आने के बाद तो निश्चित रूप से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम हम करेंगे। कांग्रेस नेताओं का साफ कहना है कि सरकार भले ही बीजेपी की हो, लेकिन अफसर हद में रहे। वही बीजेपी का कहना है कि इस तरह की धमकी के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। फिर ये पूरे सिस्टम को धमकाने का एक गुंडागर्दी का प्रदर्शन है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी को पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए कि उनके एक पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तराखंड का वरिष्ठ नेता इस तरीके की धमकियां दे रहा है, सरकारी तंत्र को धमकाने का काम कर रहे हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी 3 साल दूर है और कांग्रेस नेताओं ने अभी से अफसरों को समझाना शुरू कर दिया है कि कार्यकर्ताओं को परेशान करने की कीमत भविष्य में चुकानी होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर एक बड़ी पहचान मिली है। यानी कि शादी कराने के लिए यहाँ पर लोग जाते हैं और लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब इसे देखते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम ने 4 जगहों को वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए चुना है, जिसमें त्रिजुगी नारायण, तिलवाड़ा, ऋषिलोक ऋषिकेश और गंगा रिजॉर्ट ऋषिकेश इसमें शामिल है। GMVN को बड़ी संख्या में शादी के लिए बुकिंग मिल रही है और अकेले त्रिजुगी नारायण में इस सीजन 17 शादियां GMVN करा चुका है। वहीं अन्य 3 जगहों की बुकिंग भी चल रही है। GMVN ने इसके लिए अलग अलग पैकेज बनाए हैं। ढोल पुजारी से लेकर सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। उसी पे कर रहे हैं कि वही कोशिश हुई कि हम उसको प्रकृति में छेड़छाड़ न करके हम जो उनके पुराने रीति रिवाज है उसी में ढोलक है वो है जो उनके लोकल हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम दाल भात पहले हमारे उसमें चलते थे कि बैठ के पंगत में बैठ के वो भी कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में 2 हफ्ते के बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है। गढ़वाल क्षेत्र में चलने वाली इस यात्रा का एक अहम पड़ाव श्रीनगर है। यहां पर एकमात्र मेडिकल कॉलेज बना है, लेकिन ये मेडिकल कॉलेज फिलहाल खुद बीमार चल रहा है। पौड़ी जिले का ये श्रीनगर मेडिकल कॉलेज पूरे गढ़वाल क्षेत्र के लिए एकमात्र बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी का दावा करने वाला संस्थान है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले इस मेडिकल कॉलेज को आगामी 4 धाम यात्रा के लिए तैयार तो किया जा रहा है, लेकिन यात्रा की तैयारियों को लेकर लगता नहीं कि मेडिकल कॉलेज गंभीर है। मेडिकल कॉलेज में कहने को तो कई आधुनिक हेल्थ केयर मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन इन मशीनों को चलाने के लिए टेक्नीशियन आज भी नहीं है। जो थोड़े बहुत डॉक्टर्स टेक्नीशियन हैं, वो भी अपनी छुट्टी काट रहे हैं। आलम यह है कि गर्भवती महिला और अन्य मरीजों को इन दिनों बगैर अल्ट्रासाउंड कराए ही बेरंग लौटना पड़ रहा है। हम लोग अपने 30-40 किलोमीटर दूर से श्रीनगर बेस अस्पताल में आए हैं, लेकिन यहाँ आने पर हमें पता चला कि यहाँ जो रेडियोलॉजिस्ट है वो है ही नहीं, और इस वजह से हमें जो है प्राइवेट अस्पतालों में जाकर अपना अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है, जो कि बहुत महंगे हो। श्रीनगर बेस हॉस्पिटल की जो महिला कर्मचारी वो छुट्टी पे जा रखी है, और हम जब वहाँ श्रीनगर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जा रहे हैं तो हमें बहुत दिक्कतें हो रही है। हम जो बाहर प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा रहे हैं जहाँ हमको बहुत परेशानी हो रही है, वहाँ रेट भी बहुत हाई है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 2 रेडियोलॉजिस्ट के पद हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक महिला रेडियोलॉजिस्ट के भरोसे ही चल रहा है। लेकिन महिला रेडियोलॉजिस्ट के छुट्टी पर चले जाने से मरीजों पर आफत आ गई है। हालांकि ये सब स्वास्थ्य सचिव के नोटिस में है, लेकिन उनका कहना है कि समय लगेगा, लेकिन सब ठीक होगा।
जिनकी ड्यूटी लगती है उनको तो हम लोग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस पारित करते ही हैं कि ड्यूटी के दौरान किसी की भी छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। तो इन मामलों में जो है हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई भी करने से चूकते नहीं हैं। और डॉक्टर्स में भी काफ़ी डिसिप्लिन है, उनको भी अपनी ड्यूटीज़ का पता है और सबकी सहभागिता से इस बार हम लोग अच्छी से अच्छी यात्रा सुनिश्चित करेंगे। ये हाल आमतौर पर पूरे प्रदेश के अस्पतालों का है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की विधानसभा और 4 धाम यात्रा के मुख्य पड़ाव का एकमात्र अस्पताल ही बीमार चल रहा हो तो कैसे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। श्रीनगर से आलोक रावत के साथ देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।